सोचती है कि अमरता जैसी कोई चीज सच में होती है या नहीं। ये देखने के लिए वो कैंप में चली जाती है। अंदर फातिमा मास्टर चांगचुन को देखती है। उसे देखकर फातिमा थोड़ा डर जाती है। मास्टर को देखने से लग रहा था कि वो 200 साल से भी ज्यादा बूढ़े हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जादूगर ए विच इन मंगोलिया का एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैंने इसके पिछले एपिसोड में बोला था कि कुछ लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा, तो इस वीडियो में कुछ लोगों को शॉर्ट आउट दिया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इतिहास के 13वीं शताब्दी के दौर में ले जाया जाता है, जहाँ चंगेज खान और उसके परिवार ने मंगोल साम्राज्य को खड़ा किया था और पूरी एशिया पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। 1206 ईस्वी तक जो मंगोल कभी छोटे कबीले हुआ करते थे, अब वो एक महाशक्ति बन चुके थे और हर सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मंगोल राजकुमारों को आपस में शराब पीते हुए और बातें करते देखते हैं। तभी वहाँ टोलोई की वापसी होती है। टोलोई और जोची राजकुमार गले मिलते हुए एक दूसरे के अभियान के बारे में पूछते हैं। जोची बताता है कि जंग तो ठीक रही, पर उन्होंने काफी सैनिक खो दिए। इस पर जोची खुद को दोषी मानता है, लेकिन बाकी भाई उसको पिता के आदेश न मानने का ताना मारते हैं। माहौल बिगड़ता देख ओकेदेई राजकुमार बात संभालता है और टोलोई से उसके फारस के अभियान के बारे में पूछता है। टोलोई गर्व से कहता है कि उसने जंग में चंगेज खान का नाम रोशन किया है। लेकिन असली मजा तब आता है जब टोलोई बताता है कि वो वहाँ से एक खास चीज लाया है, एक विदेशी किताब जिसका नाम है एलिमेंट्स। टोलोई मुस्कुराते हुए अपने भाइयों को बताता है कि उसकी पत्नी ने सोने चांदी या गहने की जगह सिर्फ यह किताब मांगी थी। वह कहता है कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी खास है और वो उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता है। पर ट्विस्ट यह है कि जब सब भाई पूछते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है, तो टोलोई हंसकर कहता है, मुझे क्या पता। ना तो टोलोई को पढ़ना आता है, ना उसके पास कोई विद्वान है और ना ही उसकी पत्नी विदेशी भाषाएं पढ़ना जानती है। सीन सीरा और सितारा पर शिफ्ट होता है। उधर सीरा सितारा को समझा रहा होता है कि वो उसे जल्द ही प्रिंस टोलोई के सामने पेश करने वाला है। सीरा जानता है कि वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सितारा एक विद्वान की बेटी है। सितारा हैरान होकर पूछती है कि आखिर उस शहजादी को यह किताब क्यों चाहिए जब वो इसे पढ़ ही नहीं सकती। सीरा कहता है कि वजह जो भी हो, पर यह सितारा के लिए शाही परिवार की सेवा करने और अपनी किताब वापस पाने का सबसे बड़ा मौका है। लेकिन सितारा के दिल में नफरत का तूफान उठ रहा होता है। वो सोचती है, क्या मेरी मालकिन की जान मंगोलों ने सिर्फ एक मामूली किताब के लिए ली। सीरा अपना दर्द बयां करता है कि वो ये सब मंगोलों की चापलूसी के लिए नहीं, बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसकी उम्र के लड़कों को जंग के मैदान में ह्यूमन शिल्ड बनाकर आगे फेंक दिया जाता है। सीरा सितारा से कहता है कि अपनी समझदारी और खूबसूरती का इस्तेमाल करो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओगी। सितारा को अपने उस्ताद मोहम्मद की बातें याद आती है। सच्चा ज्ञान इंसान को हर मुसीबत में सही रास्ता दिखाता है। सितारा अपना इरादा पक्का करती है। वो सीरा से कहती है, मैं प्राचीन और आधुनिक दोनों ज्ञान जानती हूँ। मैं यूक्लिड की एलिमेंट्स पढ़ सकती हूँ। मुझे भी एक अच्छी जिंदगी जीनी है, स्वादिष्ट खाना खाना है, यह मेरा मौका है। यहाँ दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। सीरा बताता है कि वह समरकंद से है। जब सितारा अपना नाम बताती है तो सीरा कहता है कि मंगोलों के सामने एक गुलाम जैसा नाम काम नहीं आएगा। शाही माहौल के हिसाब से नाम भी शाही होना चाहिए। और यहीं पर सितारा अपना नया नाम चुनती है, फातिमा। मंगोलों के दरबार में जाने से पहले सीरा फातिमा को कुछ नियम समझाता है। मंगोल मानते हैं कि आग बुराई को पवित्र करती है, इसलिए हर किसी को 2 आग के शोलों के बीच से गुजरना होता है। और सबसे जरूरी, दरवाजे की चौखट पर पैर नहीं रखना, वरना सीधे मौत की सजा मिलती है। कैंप में आगे बढ़ते हुए फातिमा एक रोबदार महिला को देखती है। इसके बाद वो नियमों को ध्यान में रखते हुए कैंप के अंदर दाखिल होती है। सिर झुकाकर प्रिंस को सलाम करती है और प्रिंस के पूछने पर अपना नया नाम फातिमा बताती है। फातिमा मन ही मन खुद से वादा करती है, ये आग की लपटें मेरी यादों को और मालकिन से मेरे रिश्ते को कभी मिटा नहीं सकती। जब तक मैं वो किताब वापस नहीं ले लेती, मैं अपनी मालकिन की वफादार रहूंगी। सीरा बताता है कि मंगोल अपनी जंग की मुहिमों में महिलाओं को साथ रखते हैं। यह बात फातिमा के लिए काफी अजीब थी। फातिमा समझ जाती है कि अगर यहाँ टिकना है तो मंगोलों को समझना हो। वो सीरा से मंगोल भाषा सीखने का फैसला करती है और बदले में उसकी मदद करने का वादा करती है। लेकिन दिल ही दिल में वो मानती है कि यहाँ का हर एक इंसान उसका दुश्मन है और वो उनसे आखिरी सांस तक लड़ेगी। तभी सीन में प्रिंस ओकेदेई एक महिला के पास जाता है, जिसे वो तोरेगेन कहकर बुलाता है। लेकिन वो महिला नफरत से जवाब देती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी दुश्मन हूँ। अब सीन 1221 ईस्वी में शिफ्ट होता है। मंगोल सेना तलोकान में आराम करने के बाद फिर से दक्षिण में ख्वारिज्म साम्राज्य की ओर बढ़ रही है। इतिहास इसे सिंधु की लड़ाई के नाम से जानेगा। लेकिन फातिमा और बाकी कैदियों का मंगोलों के मुख्य कैंप की तरफ लंबा मार्च जारी है। लगभग आधा साल बीत चुका है। तभी सिपाहियों को आदेश मिलता है कि पूर्व से चंगेज खान का एक खास मेहमान आ रहा है, उसके लिए तुरंत टेंट लगाए जाए। सभी लोग वहीं रुककर
टेंट लगाने लग जाते हैं। टेंट लगाते वक्त फातिमा मंगोलों के तौर तरीकों को ध्यान से देखती है। उनके टेंट का दरवाजा हमेशा दक्षिण की तरफ होता है और उनका एक सख्त रूटीन होता है। फातिमा यह देखकर हैरान रह जाती है कि मंगोल टेंट के अंदर पड़ने वाली धूप की रोशनी से वक्त का बिल्कुल सही अंदाजा लगा लेते हैं, यानी पूरा घर ही एक धूप घड़ी बना रखा था। फातिमा मन ही मन सोचती है कि भले ही एस्ट्रोलेब ज्यादा सटीक वक्त बताता है, पर इन कबीलों की यह तरकीब भी बुरी नहीं है। कैंप में अफवाह फैल जाती है कि आज रात आने वाला मेहमान पूर्व का एक ऐसा साधु है जो अमरता का राज जानता है। बेगर शहर से कुछ व्यापारी उस संत के लिए तरबूज और फल लाते हैं। सितारा तरबूज देखकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन चिनकाय नाम का एक अधिकारी फातिमा को एक थैली अंदर ले जाने को कहता है। लेकिन फातिमा अंदर जाने से घबरा रही होती है। वो सोचती है कि अमरता जैसी कोई चीज सच में होती है या नहीं, ये देखने के लिए वो कैंप में चली जाती है। अंदर फातिमा मास्टर चांगचुन को देखती है। उसे देखकर फातिमा थोड़ा डर जाती है। मास्टर को देखने से लग रहा था कि वो 200 साल से भी ज्यादा बूढ़े हैं। मास्टर चांगचुन अपने दुभाषिया के जरिए पूछते हैं, क्या किसी ने 5वें महीने के पहले दिन सूर्य ग्रहण देखा था? फातिमा आगे बढ़कर अपनी टूटी फूटी भाषा में बताती है, जब वो समरकंद के पास यात्रा कर रही थी तब उसने सूर्य ग्रहण देखा था। उसने टेंट की छत की लकड़ियों पर पड़ती रोशनी से वक्त का हिसाब लगाया था। यह सुनकर मास्टर चांगचुन और चिनकाय बेहद प्रभावित होते हैं। मास्टर एक मोमबत्ती और पंखे का उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे चांद सूरज की रोशनी को ढकता है और दुनिया के अलग अलग कोनों से ग्रहण अलग दिखता है। बातचीत के बाद चिनकाय फातिमा से एक बात करता है। फातिमा पूछती है कि संत चांगचुन की उम्र कितनी है, क्या वो सच में अमर है? चिनकाय हंसकर कहता है कि वो अमरता का राज चंगेज खान से पहले किसी को नहीं बता सकता। इस पर फातिमा मुस्कुराकर कहती है, मुझे अमर होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बचपन में एक किताब पढ़ा था, एक आदमी अमरता की तलाश में भारत गया, पर वहाँ उसने बूढ़े लाचार बुजुर्गों की तरफ देखी। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अमर होने से बेहतर है कि इंसान एक स्वस्थ और प्राकृतिक मौत को गले लगाए। चिनकाय उसकी इतनी गहरी बात सुनकर दंग रह जाता है और धीरे से कान में कहता है, संत चांगचुन ने मुझे राज बताया था और वो राज यह है कि अमरता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम सबको एक दिन प्राकृतिक मौत ही मरना है। चिनकाय फातिमा से कहता है कि लगता है समझदार लोग पूर्व और पश्चिम दोनों जगह पाए जाते हैं। मंगोल साम्राज्य भले ही ताकतवर हो, लेकिन अभी नया है। हमें तुम जैसे विद्वान लोगों की बहुत जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रास्ते की मुश्किलों और शरीर कपा देने वाली ठंड को पार करते हुए कैदियों का लश्कर आखिरकार अल बिरूनी के नक्शे के मुताबिक दुनिया के छोर पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही प्रिंसेस सोरगतानी की सेविकाएं सभी कैदियों को गर्म कपड़े और टेंटों में स्वागत करती है और तभी एक दासी आवाज लगाती है, क्या यहाँ फातिमा नाम की कोई लड़की है? फातिमा को सीधे राजकुमारी के सामने लाया जाता है। राजकुमारी सोरगतानी मुस्कुराते हुए कहती है, इतने लंबे और ठंडे सफर के बाद यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो तुम ही हो जो मुझे यह विदेशी किताब पढ़ाओगी। और यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहे कुछ मेंबर्स जो पिछली वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। और आप भी चाहते हो शॉर्ट आउट पाने के लिए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।